Hello all, welcome to the video lecture series of Integrated Circuits. Subject code is KEC 501 and here we are in lecture number 38. In last lecture हम लोगों ने फिनिश किया था यूनिट नंबर 5 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूजिंग IC555 टाइमर. मैं किस तरह से ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को IC555 टाइमर का यूज करके बनाया है, देन व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल, किस तरह से वो काम कर रहा है, एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिजाइनिंग पार्ट ऑफ योर ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूजिंग IC555 टाइमर, कि आप ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को किस तरह से डिजाइन करते हैं यूजिंग 555 टाइमर, जिसमें कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ऑन टाइम का एंड ऑफ टाइम का, और हमने ये भी पढ़ा है लास्ट लेक्चर के अंदर कि हम किस तरह से इस टी ऑन टाइम को लेस कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस टी ऑफ टाइम, सो दैट आवर ओवरऑल ड्यूटी साइकिल बिकम लेस देन 50% इफ रिक्वायर्ड. या अगर आपको कहते हैं कि मुझे 50% ड्यूटी साइकिल की वेव जनरेट करनी है, आई वांट टू जनरेट अ परफेक्ट स्क्वायर वेव फॉर्म, देन हाउ वी कैन डिजाइन यूजिंग दैट ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 का नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड VCO, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर. द IC नंबर इज 566. अभी तक हमने क्या पढ़ा है 555. नाउ दिस इज 566. तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस VCO, what is the pin diagram of this IC. It is again a 8 pin IC. तो हम देखेंगे कि कौन सी क्या क्या पिन्स पे कंपोनेंट सिग्नल ऐड ऑन होते हैं. देन ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात करेंगे, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर का. देन हम लोग फ्रीक्वेंसी डेरिवेशन भी ड्राइव करने वाले हैं कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज, एंड देन वी विल डिस्कस सम ऑफ द एप्लीकेशंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर. सो As the name defined, voltage controlled oscillator. तो ये क्या है, एक ऑक्सीलेटर है जो कि किससे कंट्रोल हो रहा है, जो कि वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है. यानी कि अगर मैं सिंपल सा बोलूं दिस इज माय VCO और इसका आउटपुट वोल्टेज जो है, यानी आउटपुट जो है दैट इज आउटपुट मींस ऑक्सीलेशन. ऑक्सीलेटर क्या करता है, एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट करता रहता है ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब यहां पे जो VCO है ये आपका स्क्वायर वेव भी जनरेट करता है और ट्रायंगुलर वेव भी जनरेट करता है. सो ये दोनों के दोनों सिग्नल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए जनरेट हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए. तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने का काम कौन कर रहा है, VCO. उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने का काम कौन कर रहा है, VCO, बिकॉज दिस इज अ ऑक्सीलेटर. नाउ अब हम बोल रहे हैं वोल्टेज कंट्रोल का मतलब है कि इस आउटपुट फ्रीक्वेंसी को मैं अप्लाइड इनपुट सिग्नल की हेल्प से चेंज कर सकता हूं. सो VCO इज अ सर्किट इन विच आउटपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज कंट्रोल्ड बाय द इनपुट वोल्टेज. इनपुट मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज की हेल्प से आप आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हो, एंड दैट आउटपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 3 हर्ट्ज टू 100 ऑफ गीगाहर्ट्ज डिपेंडिंग ऑन कि हम क्या इनपुट सप्लाई इसके अंदर दे रहे हैं. तो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट कि आउटपुट सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है, आउटपुट भी वोल्टेज सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट सिग्नल. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ VCO. नाउ द सेकेंड थिंग कि अबाउट द फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, मैंने यहां पे बात करी कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल बेसिकली है क्या. तो अगर हम ऑक्सीलेटर्स की बात करें, चाहे वो RC फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर है, चाहे वो LC फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर है, आई थिंक ये दोनों ऑक्सीलेटर के बारे में आपने पहले भी सुना होगा. सो दोनों ही केस में जो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन मिलता है दैट इज गिवन बाय 1/2πRC इन केस ऑफ RC ऑक्सीलेटर, एंड इन केस ऑफ LC ऑक्सीलेटर दिस इज 1/√LC. तो दोनों ही केस में अगर आप देखेंगे तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, दिस कैपेसिटेंस. यानी कि अगर मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, अगर आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी. नाउ इन दिस फ्रीक्वेंसी कंट्रोल अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज, तो अगर हम यहां इनपुट वोल्टेज को इंक्रीमेंट करते हैं तब हमारा कैपेसिटेंस डिक्रीज करता है, और अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी अल्टीमेटली क्या होगी, इंक्रीज. तो दैट मींस और V इनपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस
फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर मैं इनपुट सप्लाई को इंक्रीज करूं तो ये फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, और अगर आप इनपुट फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, जिस वजह से कैपेसिटेंस फ्रीक्वेंसी मेरा डिक्रीज होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द VCO कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होता कैसे है। तो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर पे डिपेंड करती है और कैपेसिटेंस वैल्यू इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करती है, जिससे हमें फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मिलता है। तो सेम कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो जो मैंने अभी आपको बताया वो मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है। एज द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस रिड्यूस एंड एज द इनपुट और कंट्रोल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यही चीज अभी हमने बात करी। नाउ ये VCO का एक तरह से जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वही सेम कॉन्सेप्ट, VCO कंट्रोल वोल्टेज दैट विल कंट्रोल द आउटपुट फ्रीक्वेंसी, and then this we can say a nominal curve between the output frequency and the voltage कि जब आपका स्टार्ट होता है, जब ये डिवाइस आपका ऑन होता है तो इसमें कुछ ना कुछ आपकी कंट्रोल वोल्टेज अवेलेबल है एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि आपका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर आप इस मॉड्यूलेटिंग इनपुट वोल्टेज को डिक्रीमेंट देते हैं, यानी अगर आप इसे नीचे लेके जाते हैं, डिक्रीज करते हैं, द फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल आल्सो डिक्रीजेस, और अगर आप इसे इंक्रीमेंट करते हैं देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल आल्सो increase. So there's a linear relationship between the modulating voltage and the output signal frequency. That is the main concept that is called frequency control. Now next is the voltage controlled oscillator pin diagram. तो अब जैसे मैंने बात की थी बेसिक कॉन्सेप्ट हमें आई थिंक अब तक समझ में आ गया होगा कि VCO क्या काम करने वाला है। नाउ दिस इज द पिन डायग्राम और यू कैन सी द पिन IC 566 दैट इज कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर IC। तो यहाँ पे 8 पिन है एज यूजुअल, फर्स्ट पिन और 8 पिन जो आपका सप्लाई और ग्राउंड के लिए यूज हो रहा है। सेकेंड पिन का अभी तक कोई रोल नहीं है, दिस इज कॉल्ड नॉट कनेक्टेड या नॉन कनेक्टेड, अभी तक इसका कोई भी यूसेज नहीं है। दिस पिन इज एक तरह से आप कह सकते हैं फ्री, ठीक। देन थर्ड एंड फोर्थ दीज टू पिन आर फॉर आउटपुट पर्पस। यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बोला था कि VCO स्क्वायर वेव भी जनरेट करता है और ट्रायंगुलर वेव भी जनरेट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे स्क्वायर वेव आउटपुट अवेलेबल है, साइमल्टेनियसली हमारे पास ट्रायंगुलर वेव आउटपुट भी अवेलेबल है। देन देयर इज अ वन इनपुट अप्लाइड, तो वो इनपुट आपका पॉइंट नंबर 6 पिन नंबर 5 पे अप्लाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूलेशन इनपुट। एंड दिस 6 and 7 आर कॉल्ड द टाइमिंग कैपेसिटर एंड timing resistor, timing C and timing R, that is called timing capacitor and timing resistor, so that जैसे ही आप इस मॉड्यूलेशन इनपुट को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे तो कैपेसिटर किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस या बेस्ड ऑन द करंट फ्लो अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो वो चीज यहाँ पे एक तरह से कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस है जो कि प्ले कर रहे हैं कि आपका कैपेसिटर कब डिस्चार्ज और कब चार्ज हो रहा है बेस्ड ऑन द मॉड्यूलेशन इनपुट वोल्टेज। तो दिस इज अ सिंपल 8 पिन IC डायग्राम जहां पे आपके CT एंड RT आर कॉल्ड द टाइमिंग कैपेसिटर एंड रजिस्टर, जो कि आपके फंक्शनिंग में यूज होंगे। मॉड्यूलेशन इनपुट रिक्वायर्ड है, देन 2 आउटपुट्स एंड 1 इज सप्लाई एंड ग्राउंड रिक्वायर्ड टू द रनिंग द IC। नेक्स्ट इज द फंक्शनल डायग्राम। अब ये तो बात हो गई हमारी केवल पिन डायग्राम की, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फंक्शनल डायग्राम। सो फंक्शनल डायग्राम, नाउ अगर मैं फंक्शनल डायग्राम की बात करूं तो फंक्शनल डायग्राम को नया नहीं है, हमने इससे पहले पढ़ा है व्हाट इज द स्क्वायर वेव जनरेटर। स्क्वायर वेव जनरेटर में जी हाँ अगर आपको याद हो हम लोगों ने पढ़ा था देयर इज ऑप एम्प IC जहां पे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से फीडबैक लेते हैं एंड दैट इज कम्स फ्रॉम द टू रेजिस्टेंस RA एंड RB, और ये फीडबैक हमारा जाता है पॉजिटिव टर्मिनल पे, और नेगेटिव टर्मिनल पे हमने क्या लगाया था एक कैपेसिटर जो कि हमारा आउटपुट साइड पे भी एज इट इज जा रहा था। तो अगर आपको इसकी वर्किंग याद हो तो ये स्क्वायर वेव जनरेटर काम करता था कि इफ आउटपुट इज सपोज VCC, तो VCC की वजह से यहाँ पे कितना था बीटा V सेट, यानी आउटपुट इज एट प्लस V सेट, तो यहाँ पे आपको प्लस बीटा V सेट या माइनस बीटा V सेट, जिसकी वजह से कैपेसिटर आपका चार्ज और डिस्चार्ज होता था। तो वही सेम सर्किटरी यहाँ पे लगी हुई है अगर आप देखेंगे तो दिस इज द कॉल्ड स्मिथ ट्रिगर। ये वो आपका ऑप एम्प है जहाँ की फीडबैक आपके दो रेजिस्टेंस RA RB यहाँ लगे हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल पे आपकी आउटपुट को फीडबैक कर रहे हैं। द नेगेटिव टर्मिनल इज कम्स फ्रॉम द कैपेसिटर जो हमारा CT था, और इस कैपेसिटर की वैल्यू को हमने एक बफर यानी अनदर लैच कह सकते हैं जिसके अंदर वैल्यू सेव हो रही है एंड दैट वैल्यू इज अप्लाइड ऑन द स्मिथ ट्रिगर नेगेटिव इनपुट। नाउ जैसे कि हमने देखा कि इससे 2 आउटपुट जनरेट होते हैं, तो स्मिथ ट्रिगर का जो आउटपुट है ये हमने एक इन्वर्टर पे लगा दिया, पावर एम्पलीफायर, जो कि हमने IC 555 टाइमर में भी देखा था, और उसके बाद फाइनली आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है एट पिन नंबर 3, दैट इज माय स्क्वायर वेव।
और सिमिलरली अगर मैं कैपेसिटर की आउटपुट मतलब कैपेसिटर की वोल्टेज को भी आउटपुट पे देखना चाहता हूं तो यहीं से आपके कैपेसिटर की वोल्टेज को भी आउटपुट साइड पे दे दिया गया। दिस इज द कैपेसिटेंस वेवफॉर्म जो कि हमें पिन नंबर 4 पे मिल रही है। ठीक, तो इतना पोर्शन आपका वही वाला है स्क्वायर वेव जनरेटर। नाउ द एडिशनल पार्ट इज दिस कांस्टेंट करंट ऑब्लिक कांस्टेंट करंट सोर्स ऑब्लिक सिंक, यानी कि ये काम क्या करने वाला है, इस सर्किटरी का काम है एक कांस्टेंट करंट को प्रोवाइड करना। अब अगर करंट डिक्रीज कर रही है इंक्रीज कर रही है, मतलब इनपुट वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, उसके बेसिस पे यहां पे कांस्टेंट करंट ये प्रोवाइड करेगा जिससे आपका कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज होता है। राइट तो अब हमें यहां पे देखना है कि जो हमने बात बोली कि मॉड्यूलेटिंग इनपुट की वजह से कैसे हमारा कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा है, तो मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। सो अगर हम बात करते हैं इस सर्किट के अंदर, तो यहां पे जो वोल्टेज आप पिन नंबर 5 मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज पे लगाएंगे वही वोल्टेज आपकी पिन नंबर 6 पे भी कंसिडर हो जाती है। दैट पिन नंबर 6 सेम वोल्टेज जो हम पॉइंट नंबर 5 पे लगाने वाले हैं। तो उससे क्या हुआ, अब अगर यहाँ पे सेम वोल्टेज मैं कहता हूं आपकी एक VC है, तो अगर हम यहाँ पे KCL कंसिडर करें तो VCC माइनस यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, सपोज दिस इज I इंटू RT, देन उसके बाद आपकी फाइनली माइनस ऑफ VC इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ये आप ये कह सकते हैं इज इक्वल टू VC। राइट, ठीक। अब अगर मैं कह रहा हूं कि VC को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, VC को मैंने इंक्रीमेंट करा, मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज को हमने इंक्रीज किया, देन व्हाट हैपेंस, देन VCC तो हमारा बढ़ नहीं सकता, VC तो कांस्टेंट है। ठीक है, VCC तो कांस्टेंट वैल्यू पे है, तो इससे तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते। तो अगर मुझे VC को बढ़ाना है, अल्टीमेटली अगर VCC में से VC को बढ़ाना है तो दैट मीन्स ये वैल्यू कम होनी चाहिए ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे करंट आपका कम होना चाहिए, जिस वजह से RT के क्रॉस ड्रॉप जो होगा वो कम वैल्यू में होगा और आपको वैल्यू यहाँ पे VC की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर मैं ये चीज अपोजिट बोलता हूं कि सपोज मुझे VCC माइनस I इंटू RT इज इक्वल टू VC, और हम कहते हैं VC को डिक्रीज करना है, यानी VC को कम करना है, तो VC कम कब होगा, जब यहां का ड्रॉप जो है बढ़ जाएगा। अब ड्रॉप कैसे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई भी कांस्टेंट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जब VC को कम होना है, यानी मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज कम हो रही है, तो करंट बढ़ रहा है, और जब मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज ज्यादा हो रही थी तो करंट कम हो रहा था। अब यही करंट डायरेक्टली कहां जा रहा है, यही करंट आपका डायरेक्टली इस कैपेसिटर को चार्ज या डिस्चार्ज करता है। तो जब हम यहां पे बोलते हैं कि मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज इंक्रीज करी, करंट डिक्रीज हुआ, तो करंट डिक्रीज का क्या मतलब हुआ कि कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस डिस्चार्ज होगा। और अगर हम बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज को कम कर रहे हैं, दैट मींस यहां का ड्रॉप कम हो जाएगा, I की वैल्यू बढ़ जाएगी, करंट मेरा बढ़ जाएगा। करंट बढ़ने का मतलब है कि कैपेसिटर मेरा और तेजी से चार्ज होगा, यानी उसे ज्यादा करंट मिलेगा, तो हम बोलेंगे कैपेसिटर चार्ज होगा। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बोला था कि इनपुट वोल्टेज के रेफरेंस में कैपेसिटर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनली वर्क करता है, कि अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, अगर आप वोल्टेज को क्या कहते हैं डिक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज को डिक्रीज करें तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। इंक्रीज का मतलब चार्जिंग और डिक्रीज का मतलब डिस्चार्जिंग। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कैसे कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज कर रहा है। तो अगर मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल डिफाइन करना है तो फर्स्टली आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम। ठीक, उसके बाद में मॉड्यूलेटिंग कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि किस बेस पे आपका कैपेसिटर ऑन एंड ऑफ होने वाला, मतलब चार्ज और डिस्चार्ज होगा ड्यू टू द मॉड्यूलेटिंग इनपुट, तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन अब अगर आपने एक पर्टिकुलर VC यहाँ पे लगा रखा है, एक पर्टिकुलर इनपुट वोल्टेज यहाँ पे है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर करंट आ रहा है, ठीक है, वो भी हमने मान लिया कि एक पर्टिकुलर करंट आ रहा है, तो आगे की वर्किंग क्या है, आगे की वर्किंग इसकी बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो हमने प्रीवियस पढ़ी थी। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, यहाँ पे कोई करंट आया जिस वजह से कैपेसिटर चार्ज हो गया, जिस वजह से कैपेसिटर चार्ज हो गया, बट क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली VCC तक चार्ज नहीं हो सकता, कैपेसिटर फुल्ली VCC तक चार्ज नहीं हो सकता, बिकॉज कुछ ना कुछ तो ड्रॉप हो ही रहा है VCC के अंदर, तो कैपेसिटर फुल्ली VCC तक नहीं जाएगा। और हम इनिशियली स्मिथ ट्रिगर अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने स्क्वायर वेव जनरेटर में माना था कि आउटपुट इज पॉजिटिव, तो इसका जो आउटपुट है वो प्लस VCC से स्विच करता है, और प्लस VCC और माइनस 0.5 VCC के बीच में हमारा ये आउटपुट रहता है। तो इनिशियली हम ये मानते हैं कि आउटपुट इज एट प्लस VCC, तो क्योंकि कैपेसिटर प्लस VCC तक चार्ज हो नहीं सकता, तो आउटपुट मेरा प्लस VCC पे होने का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई आउटपुट इज प्लस VCC।
ठीक, अब जब आउटपुट प्लस VCC पे है तो जो हमारा फीडबैक आएगा वो हमारी फीडबैक वोल्टेज क्या आएगी? इफ यू रिमेंबर हमने RA और RB को अगर हम इक्वल कर दें, RA इज इक्वल टू RB, तो जो यहाँ से फीडबैक जनरेट होता था वो होता था RB ओवर RA प्लस RB। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो दिस फैक्टर बिकम्स हाफ। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बोला कि यहाँ पे जो ये एक तरह से ऑप एम्प है जिसको हम स्मिथ ट्रिगर बोल रहे हैं, स्क्वायर वेव जनरेटर बोल रहे हैं, ये हमारा प्लस VCC और प्लस 0.5 VCC के बीच में स्विच ओवर होने वाला है। तो जब आप यहाँ प्लस VCC कंसिडर करेंगे एज एन आउटपुट तो फीडबैक में कितना आ रहा है? फीडबैक में आ रहा है 0.5 VCC। अब ये 0.5 VCC आपके कैपेसिटर को चार्ज करेगा क्योंकि सेम वोल्टेज यहाँ पे पहुंच जाती है और इस 0.5 VCC से आपका कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो दैट मीन्स जैसे ही हमारा ये नीचे आया, मतलब VCC से डाउन जाने की कोशिश करेगा तो हमारा कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज होना शुरू हो गया। ठीक, अब कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज होगा? कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज होगा? आउटपुट तो अभी ये VCC पे चल रहा है, अब कैपेसिटर कहाँ तक जाएगा? कैपेसिटर जाएगा जैसे ही हमारा 0.5 VCC तक रीच करेगा, कैपेसिटर 0.5 VCC तक पहुंच जाएगा, उसके बाद आपका नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज। ठीक, दैट मीन्स आउटपुट स्मिथ ट्रिगर का कहां स्विच कर जाएगा? माइनस VCC, यानी कि माइनस V सैचुरेशन, जिसे हम यहां पे क्या बोल रहे हैं? 0.5 ऑफ VCC। कैपेसिटर आउटपुट कहां पे स्विच कर जाएगा? 0.5 VCC। ठीक है, तो यहां पे एक डिफरेंस है, उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हमने जो पीछे स्क्वायर वेव जनरेटर किया था वहां पे प्लस V सेट और माइनस V सेट के अंदर हमारा आउटपुट स्विच ओवर होता है, बट हम यहां पे मान के चल रहे हैं कि हमारा जो स्मिथ ट्रिगर का आउटपुट है दैट इज स्विच बिटवीन VCC एंड 0.5 VCC। तो ये इसका प्लस V सेट है और ये इसका माइनस V सेट है। ठीक है, लाइक दिस। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए बोला कि सपोज वी हैव कंसिडर्ड द आउटपुट इज एट प्लस VCC। ठीक है, स्मिथ ट्रिगर का आउटपुट प्लस VCC है, तो प्लस VCC की वजह से यहाँ पे जो फीडबैक जनरेट होगा ड्यू टू RA इज इक्वल टू RB, यहाँ पे आएगा 0.5 ऑफ VCC और जिससे हमारा कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया। तो जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है 0.5 VCC की तरफ आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। नाउ जैसे ही कैपेसिटर 0.5 VCC पे पहुंचेगा, उसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो ये नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू पॉजिटिव, तो आउटपुट आपका स्विच कर जाएगा कहां? दूसरी साइड पे, यानी कि 0.5 VCC। यानी कि अब क्या हो गया? आउटपुट मेरा यहाँ पे हो गया 0.5 VCC। अगर यहाँ 0.5 VCC है तो जो फीडबैक वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी? 0.5 VCC डिवाइडेड बाय 2, दैट बिकम्स 0.25 ऑफ VCC। ठीक है, सो यहां जो हमें फीडबैक वोल्टेज मिलेगी वो मिलेगा 0.25 ऑफ VCC। नाउ दिस 0.25 VCC इज अप्लाइड ओवर दिस टर्मिनल। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर जो पहले 0.5 तक चार्ज हो चुका, अब वो 0.25 के बेस से चार्ज होना शुरू होगा, यानी कि कैपेसिटर डिस्चार्जेस। तो यहां पे आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है एंड वंस इट रीचेस टू द 0.25 VCC, जैसे वो 0.25 VCC पे पहुंचेगा तो अल्टीमेटली फिर आपका ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे 0.25 आ रही थी, तो पॉजिटिव टर्मिनल ज्यादा हो जाएगा, आउटपुट वापस से VCC पे स्विच हो जाएगा और साइकिल आपकी रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑपरेशन बिल्कुल सेम टू सेम स्क्वायर वेव जनरेटर का है। अगर यहाँ पे इसको पढ़ते वक्त आपको स्क्वायर वेव जनरेटर याद नहीं है तो यू कैन टेक अ रेफरेंस बिफोर दैट, कि आप इस लेक्चर को सुनने से पहले एक बार स्क्वायर वेव जनरेटर देख लीजिए। वहां पे आपको कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ये जो यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, ये बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ पे समझने में आपको 1 मिनट नहीं लगेगा। ठीक है, एंड देन फाइनली अगर मैं आउटपुट वेवफॉर्म की यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे वो भी शो किया हुआ है, बिकॉज इज इन्वर्टेड। तो जब हमारा आउटपुट VCC है तो ये 0.5 VCC कहलाएगा और जब ये 0.5 VCC है तो ये VCC कहलाएगा, बिकॉज इज द इन्वर्टेड वेवफॉर्म ड्यू टू दिस पावर एम्पलीफायर। तो दिस इज द एक्चुअल वर्किंग ऑफ योर वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, कि किस तरह से वो हमारे को आउटपुट वोल्टेज जनरेट करके दे रहा है। अब अगर इस एक्सप्रेशन, इस वेवफॉर्म में हम देखें तो यहां से हमें क्लियरली पता चलता है कि हमारा कैपेसिटर किस रेंज के बीच में चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है, 0.5 VCC और 0.25 VCC। तो हम इसी चीज का यूज करके आउटपुट फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने पहले भी किया है, सेम कॉन्सेप्ट मैं यहां पे भी यूज करने वाला हूं। सो हियर एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट फ्रीक्वेंसी। Now, since the total voltage on the capacitor changes from 0.25 VCC to 0.5 VCC,
भाई अभी हमारी वोल्टेज कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, 0.25 से 0.5। तो अल्टीमेटली दोनों लेवल के बीच का डिफरेंस कितना होगा, दोनों लेवल का बीच का डिफरेंस होगा 0.25 ऑफ VCC, दैट इज कॉल्ड चेंज इन वोल्टेज। नाउ करंट अक्रॉस द कैपेसिटर गिवन एज I is equal to C dV by dt. If you remember, current across capacitor is I is equal to C dV by dt, यानी चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला I is equal to CT, दैट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, इनटू डेल V बाय डेल T। और अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करके डेल टी को कैलकुलेट करें तो डेल टी हो जाएगा डेल वी इंटू सी टी डिवाइड बाई आई, और डेल वी की वैल्यू हमें पता है कैपेसिटर में कितनी वोल्टेज चेंज हो रही है, 0.25 ऑफ वीसीसी इंटू सी टी डिवाइड बाई आई। तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा फॉर डेल टी, यानी कि टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज कैपेसिटर वोल्टेज इन बिटवीन 0.25 और 0.5 वीसीसी, कि इन दोनों के बीच में स्विच ओवर में उसे कितना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है। तो अगर मैं कैपेसिटर वोल्टेज फॉर्म को देखूं तो एक कंप्लीट वेव फॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा, भाई डेल टी तो इस तक लग रहा है, ये हाफ टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डेल टी, 0.5 और 0.25 के बीच का टाइम, फिर से 0.5 और 0.25 के बीच का टाइम आ रहा है, तो दिस इज अगेन कॉल्ड डेल टी। तो अल्टीमेटली टोटल वेव फॉर्म टाइम कितना हो गया, 2 डेल टी। So the total waveform time becomes, the time period of the triangular wave becomes twice of del t, और time period का opposite होता है frequency, तो frequency is equal to 1 over t, that is equal to 1 over 2 del t, और यहाँ पे del t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.25 VCC CT, और I हमारा चला जाएगा ऊपर। तो ये हो गया आपका 0.25 इंटू 2 दैट इज 0.5 I अपॉन 0.5 VCC इंटू CT। नाउ इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ I, अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखेंगे I की वैल्यू मैंने अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में केवल बताया था, इफ दिस इज I देन I इज इक्वल टू VCC माइनस VC डिवाइडेड बाय RT, दिस इज द वैल्यू ऑफ I, करंट जो यहाँ पे फ्लो करने वाला है अप टू दिस ब्रांच। तो इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, सेम कॉन्सेप्ट। तो VCC माइनस VC डिवाइड बाय RT, अगर इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दें तो VCC माइनस VC डिवाइड बाय RT, I की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी, सो वी विल गेट दिस फॉर्मूला फाइनली F नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस VCC माइनस VC डिवाइडेड बाय CT RT VCC। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ VCO, और ये एक्सप्रेशन आपको क्लियरली बता रहा है कि अगर मुझे आउटपुट फ्रीक्वेंसी में चेंज लाना है तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे आउटपुट फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है CT की फिक्स वैल्यू पे, यानी CT अगर आप चेंज करें, अगर आप RT को चेंज करें तब आउटपुट फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, एंड द थर्ड थिंग ऑल्सो हियर इट इज VC, यानी मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज भी यहाँ पे अवेलेबल है कि अगर आप VC को चेंज ओवर करते हैं तब भी मेरा फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। सो दिस इज द प्रूफ कि हमारा वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर में आउटपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल हो सकती है। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ योर VCO। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि VCO की वर्किंग क्या है, VCO कैसे काम करता है, एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट फ्रीक्वेंसी। Now in the last, I have also written some of your applications like function generator है, tone generator है, FM modulation है, frequency shifting है, clock generator है और PLL है। They are so different types of different applications जहाँ पे हमारा ये क्या कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल फंक्शन जो है VCO का वो हमारा यूज होता है। इसमें से हम जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसकी बात करेंगे PLL की, बिकॉज ये हमारे सिलेबस में है। तो एज एन एप्लीकेशन ऑफ VCO वी विल लुक दिस PLL फेज लॉक लूप कि क्या होता है, कैसे इसमें VCO फंक्शनिंग कर रहा है, तो PLL में क्या स्पेशल एप्लीकेशन हो रही है। ठीक है, सो दीज आर द एप्लीकेशन पार्ट। सो फाइनली आई हैव कवर्ड वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर IC 566, दैट इज द कॉन्सेप्ट, क्या पिन डायग्राम है, क्या फंक्शनल डायग्राम है, क्या एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इनमें से पुट अप होता है ऑन द VCO, सो नाउ आफ्टर दिस लेक्चर आई कैन इजिली से कि आप उस क्वेश्चन को बहुत आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, चाहे आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाए या आपसे ब्लॉक डायग्राम वर्किंग एक्सप्लेन कराया जाए या आपसे आउटपुट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना हो। इसके साथ इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपके साथ विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, दैट इज कॉल्ड फेज लॉक्ड लूप। तब तक के लिए थैंक यू।